हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हमें लेसन नंबर 2 को कंप्लीट करना है। पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हमने इस लेसन का जो पार्ट नंबर 1 की क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने इस लेसन के आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे, तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है। और ये जो लेसन नंबर 2 आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे से देखो, ये चैप्टर आउटलाइन है। इसमें हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने प्रतिवेदन के प्रकार, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कवर कर लिया था। अगर आपने इसी लेसन की जो पार्ट 1 की क्लास है अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना, देन उसके बाद में आज की क्लास देखना, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हम इसके पार्ट 1 की क्लास में हमने इसके बारे में डेफिनेशन हो गया, इनके बारे में नॉर्मल कॉन्सेप्ट सभी को समझा था, इसके मीनिंग को समझा था। तो पहले आप पार्ट 1 की क्लास देखना, देन उसके बाद में आज की क्लास देखना, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आज की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले देखो, प्रतिवेदन की विशेषताएं हमें समझनी है। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में समझा था कि प्रतिवेदन किसको कहते हैं, रिपोर्ट को कहते हैं, जिसमें हमारा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है जिसके ऊपर हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम इसके फीचर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी एक अच्छे प्रतिवेदन में, मतलब कि किसी एक अच्छे रिपोर्ट में कुछ गुण होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इसके मेरिट्स होते हैं, या कुछ इसके फीचर्स होते हैं जिनका होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। क्योंकि जो एक सही रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से कोई भी जो प्रतिवेदन है, कोई भी जो रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए, काफ़ी सारी विशेषताएं होनी चाहिए, तभी जाके हम किसी प्रतिवेदन को, रिपोर्ट को एक अच्छा रिपोर्ट मानते हैं। तो जैसे देखो, एक अच्छा प्रतिवेदन जो है एक प्रमाणिक तथ्यों का संग्रह होना चाहिए, मतलब कि उसमें हम जो भी तथ्यों को संग्रह करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, वो प्रमाणिक होना चाहिए। मतलब कि उसको जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रमाण के रूप में प्रदान कर सके। और ये विषय निष्ठ होना चाहिए, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रिपोर्ट में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दे दोगे। अगर एक रिपोर्ट में किसी एक टॉपिक के बारे में बताया गया है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होने चाहिए, किसी बाहरी दूसरे टॉपिक का वहाँ पे कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाना है। साथ ही साथ इसमें देखो, कोई मतलब कि अनपेक्षित सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मतलब कि अगर वही चीज़ मैं आपको बता रही, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई अननेसेसरी चीज़ों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं रहता, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्योंकि अगर हम अपने रिपोर्ट में कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स को डाल देते हैं, किसी भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को, तो वो प्रभावहीन हो जाता है, मतलब उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रह पाता जितना एक्चुअल में होना चाहिए। और इस वजह से हमारा जो लक्ष्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो असफल हो जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, प्रतिवेदन में कुछ जो इनके गुण होते हैं, कुछ विशेषताएँ होते हैं, उनको इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जो रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे वो बिल्कुल 100% ट्रूली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि प्रतिवेदक को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख आवश्यक लगे तो उसका सार में, मतलब कि अगर लगे कि रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी है जो कि हमने नहीं बताया या वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लास्ट में जाके सार के रूप में या उसको एक टिप्पणी के रूप में लास्ट में जाके उसको उल्लेख कर देना चाहिए, मतलब कि उसको लास्ट में जाके एक्सप्लेन कर देना चाहिए, जिससे अगर कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि रिपोर्ट में नहीं हो पाया तो लास्ट में जाके वो इसमें इंक्लूड हो सके और हमारा जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो सके। तो प्रतिवेदक को जो व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रहकर विषय का विश्लेषण करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले उसको खुद से एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को और निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया या जो भी उसने इसके बारे में एनालिसिस किया था, उससे फाइनली डिसीजन क्या निकलता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली तौर पर कुछ टाइम पे, मतलब उसको जो तत्काल रूप से उसको प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन एक संस्था में, सरकार में या कुछ प्रतिवेदक की जो है कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर व्यक्तिगत जो एक प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को नहीं समझना है, क्योंकि इससे सिर्फ उस टाइम के लिए प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में जाके, इन फ्यूचर के लिए जाके वो लॉस बन सकता है। यदि नहीं, प्रतिवेदक की विश्वसनीयता समाप्त होने का भी भय रहेगा, क्योंकि अगर लगता है कि
उसने काम को अपने पर्सनली प्रॉफिट को अचीव करने के लिए इस तरीके से रिपोर्ट्स को बनाया था, तो उसके इन फ्यूचर में जाकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और उसके ऊपर से एक ट्रस्ट को समाप्त हो सकता है, क्योंकि उस पे से जो विश्वास है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो प्रतिवेदक को पर्सनली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, उसे रिपोर्ट्स को बिल्कुल एक सही तरीके से बनाना है, ताकि रिपोर्ट्स में जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो बिल्कुल सही रहे। तो इस वजह से ही जो प्रतिवेदक है उसे क्या करना है, अपने टॉपिक को पहले सही तरीके से समझना है, बिल्कुल विचारपूर्वक जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, और बाद में जाकर उसको तर्कपूर्वक, मतलब कि इसको सही तरीके से लॉजिकल तरीके से विश्लेषण करना है, और ये प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जिस भी तरीके से जिस भी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन को अपने प्रतिवेदन में इस तरीके से देंगे कि उसका जो दृष्टिगत है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो प्रतिवेदन में किसी भी विषय के बारे में, घटना के बारे में, किसी भी समस्या की जो पृष्ठभूमि है उसको बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेंगे। इससे क्या होगा कि अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल पाएगी, सुविधा मिल पाएंगे, और जब वो इस रिपोर्ट्स को किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रतिवेदक को बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से बनाना है। साथ ही साथ जो प्रतिवेदक के जो सुझाव है, सुझाव मानने पर इस संबंध को प्राप्त हो सकने वाले लाभ का भी यहाँ पे उल्लेख किया जाना चाहिए कि पृष्ठभूमि को जब हम तैयार कर लेंगे उसके बाद में अगर हमें लगता है कि किसी सुझाव से जो प्रतिवेदक है उसको प्रॉफिट हो सकता है, तो उसे हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रतिवेदन है की स्थिति में समिति के जितने भी सदस्य रहेंगे उनके द्वारा तर्क वितर्क किया जाएगा, बहस के बिंदु की ओर स्पष्ट संकेत करना चाहिए कि किस जो टॉपिक का जो काफ़ी सारे मेन पॉइंट रहते हैं जहाँ पर एक बहस ही बन जाती है, जहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्हीं सारे पॉइंट को यहाँ पे एक संकेत के रूप में करना है, बिल्कुल स्पष्ट करना है, ताकि वो अलग तरीके से शो हो, और जब हम एनालाइज करेंगे तो जान सकेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पर डिस्कस किया गया था और बाद में जाके निष्कर्ष निकला था। तो हमारा जो प्रतिवेदन है बिल्कुल लक्ष्यगामी होना चाहिए, बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिवेदक को जिस भी उद्देश्य से प्रतिवेदन को तैयार करना है उसका जो ध्यान है बिल्कुल उसी पे केंद्रित रहे, मतलब उसका जो मेन पर्पस है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके रिपोर्ट्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका फोकस उस पर रहेगा तो उसको सही तरीके से बना। और कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि हमारे रिपोर्ट से रिलेटेड रहते हैं, अगर प्रतिवेदक इन सभी रिलेटेड बिंदुओं पर भी विचार करने लग जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने मार्ग से हट जाए और उसका जो मेन पर्पस है वो कंप्लीट ना हो पाए। तो यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है वो भ्रष्ट हो सकता है। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा रिपोर्ट है वो प्रभावी नहीं बन पाएगा। तो प्रतिवेदक को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी देखना है, जो उसके टॉपिक से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए तो वो ठीक है करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो अपने रिपोर्ट्स के बारे में होना चाहिए कि उसका रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके रिपोर्ट्स को एक प्रभावी बनाने में हेल्पफुल करेगा। तो उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो प्रतिवेदन में है, जो निर्णयात्मक होता है या सुझावात्मक होता है का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो निर्णय है जो कि रिलेटेड रहेगा, या कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, सजेशन भी हो सकते हैं, तो इन सभी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट जरूर से करेंगे, क्योंकि प्रतिवेदी का जो विश्लेषण होता है वो व्यर्थ हो जाता है यदि वो अपने संबंध में अपना निष्कर्ष अथवा निर्णय नहीं दे पाता। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रतिवेदक होता है उसे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स को कंप्लीट करना नहीं होता है, रिपोर्ट्स को तैयार करने के साथ साथ ही रिपोर्ट्स के बारे में जो भी एक निष्कर्ष निकलता है, जो भी एक निर्णय निकलता है, जो भी उसका एक सजेशन है, ओपिनियन है, उसको भी ज़रूर से शेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा रिपोर्ट्स को लेके वो उसको शेयर करेगा और रिपोर्ट्स को एक अलग तरीके से प्रभावपूर्ण उसको कर सकता है। तो यहाँ पर उसका अभिमत भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि प्रतिवेदन में देना चाहिए। इसके विदाउट में जो प्रतिवेदन है वो अधूरा माना जाएगा। इसके साथ ही जो प्रतिवेदन है उसमें पूर्णता का गुण होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ में जो रिपोर्ट्स को तैयार करेगा उसे बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से क्या है कि उसका जो रिपोर्ट्स है वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण गुण का होना यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा विस्तृत भी ना हो सके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भी हम उसमें डायरेक्टली रूप से बता सके। संक्षेप में अगर बात करें तो संक्षेप में विषय को पूर्णता के साथ में प्रस्तुत करना ही अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है, कि हम क्या करेंगे, संक्षेप में बताएंगे, चीज़ों को कम से कम मतलब शॉर्ट में रख के, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना ही एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है। कि ऐसा नहीं है कि उसमें हम अनावश्यक काफ़ी सारा चीज़ लिख के उसको लेंथी भी बना दे, और लेंथी होने पर भी उसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो समझ में ना आ पा रहा हो। तो यहाँ पर क्या करना है, जो
रिपोर्ट्स को तैयार कर रहे हैं वो कम से कम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। शॉर्ट में होने के बावजूद भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, शो करके दिखाने हैं। क्योंकि आराम से एक विस्तार से जो प्रतिवेदन है अपने लक्ष्य से, मतलब कि अपने मार्ग से, अपने ऑब्जेक्टिव से भटक जाता है। इस वजह से साथ ही जो प्रतिवेदन की जो लैंग्वेज रहती है बिल्कुल ईजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। उसके साथ में जो प्रतिवेदन का जिस भी भाव से शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको उसी भाव से स्पष्ट करना चाहिए। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मीनिंग निकलते हो, तो प्रतिवेदक जिस भी वर्ड का मतलब अपने तरफ से जिस भी वर्ड्स का जो मीनिंग समझता है उसे इस तरीके से क्लियर करना है ताकि सामने वाले पर्सन को भी वही मीनिंग समझ में आए। ऐसा ना हो कि उसने बताया कुछ और सामने वाला पर्सन उसको कुछ और ही मतलब निकाल ले। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना ताकि सारे दोषों को हम हटा सकें और हमारा जो प्रतिवेदन है बिल्कुल गुणपूर्वक बन सके। उसमें सारे फैसिलिटी होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे रिपोर्ट का। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हमारा प्रतिवेदन जो है बिल्कुल विस्तृत हो जाता है तो इस कंडीशन में, स्थिति में क्या करते हैं, उसे अनुच्छेदों में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब डिवाइडेड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि यदि प्रतिवेदन बहुत अधिक बड़ा हो तो उसे सारांश भी देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेदों में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। प्रतिवेदन में सभी तथ्य जो है क्रमबद्ध रूप से देने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल 1 बाय 1 देना चाहिए। बिल्कुल जैसे हम स्टेप को शो करके सारी चीज़ों को 1 बाय 1 शो करते हैं, सेम उसी तरीके से प्रतिवेदन जो है उसमें हमें क्रमबद्ध रूप से देने चाहिए ताकि कर्मों को प्रतिवेदक जो है अपने विवेक से निश्चित कर सकता है। अपने विवेक से मतलब कहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग सोच सके कि कौन से चीज़ों को पहले प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि बाद में देनी चाहिए। तो अपने रिपोर्ट्स को इसी तरीके से उसे प्रोवाइड करना है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए तो इसे दिनांक के क्रम में रख देना चाहिए, मतलब डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रम में डाल देने चाहिए। रूपरेखा की दृष्टि से जो शीर्षक है, जो समस्या है, जो पृष्ठभूमि है, वर्तमान कंडीशन है, स्थिति है, उपलब्ध तथ्य जो है, साक्ष्याँ, उनका विश्लेषण, बहस, सुझाव, बिंदु, मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्रम के रूप में अपनाना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या देना है, उसके बाद में क्या शो करना है। मतलब 1 बाय 1 जो एक बोलते हैं कि फॉर्मेट के तरह हमें इसको प्रोवाइड करना है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, देन उसके बाद में किस तरीके से होना चाहिए। तो आई थिंक आप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है प्रतिवेदन में, इस तरीके से सारे गुणों को, सारे विशेषताओं को इम्प्लीमेंट करना है। सारी चीज़ों को बिल्कुल 1 बाय 1 इनको क्रम में लेके आना है और जितने भी इसमें विशेषताएं हैं वो सारे इसमें इंक्लूड करना है। और साथ ही साथ जो प्रतिवेदक है उसे अपने लास्ट में जाके अपना जो भी एक सजेशन है वो भी ज़रूर से प्रोवाइड करना चाहिए। और लास्ट में जाकर जब इतना हो जाएगा, इतना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद में जो प्रतिवेदन के अंत में जो प्रतिवेदक है जिसने रिपोर्ट्स को तैयार किया है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होने जरूरी है। उसके बाद में यदि प्रतिवेदक समिति अथवा आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो रिपोर्ट है वो एक पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी बना सकते हैं, कि जो रिपोर्ट है वो एक अकेला व्यक्ति भी बना सकता है। और जो रिपोर्ट का जो पूरा टॉपिक है जो कि एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, तो उस कंडीशन में समिति या जो इनके आयोग रहते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब पूरा जो समिति है वो मिलकर इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो अगर इन कंडीशन में मान लो कि जो प्रतिवेदन है, जो कि रिपोर्ट है, अगर वो समिति के द्वारा बनाया गया है तो वहाँ पर सिग्नेचर किसी एक प्रतिवेदक का ना लिख के वहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, जो सचिव होगा, उन सभी के सिग्नेचर को यहाँ पे होना जरूरी है। तो अगर इंडिविजुअली मतलब कोई अकेला व्यक्ति कर रहा है प्रतिवेदक के रूप में तो उसके सिग्नेचर ही काफ़ी है, लेकिन अगर समिति मिलकर काम कर रही रिपोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर अध्यक्ष या सचिव के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। तथा इसमें काफ़ी सारे जो आवश्यक प्रमाण है, पत्र है, इन सभी को इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। मतलब कि रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी आवश्यक प्रमाण होते हैं, पांडुलिपियाँ होती हैं, पत्र होते हैं, फाइलें होते हैं, इन सभी को जो रिपोर्ट्स है जिसे हम प्रतिवेदन कहते हैं कि इसके साथ में संलग्न कर देना चाहिए। संलग्न का मतलब होता है उसके साथ में अटैच कर देंगे। साथ ही इसका जो संलग्नक रूप में मूल प्रतिवेदन के रूप में संकेत भी कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपने संलग्न में उस चीज़ों को अटैच किया तो रिपोर्ट में उसके तरह से एक हिंट दे देना चाहिए ताकि पता रहे कि इस चीज़ को इसके साथ में बताया गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज दे रखे हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं इनसे रिलेटेड ही। देखो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, लेकिन उसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करके बार बार आ जाता है।
तो आपको सिलेबस में जो भी आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के उदाहरण। कि अब हम क्या करेंगे, जब सर्वेक्षण करते हैं इसके बेस पे जो प्रतिवेदन होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हम पढ़ने वाले हैं कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य एक रिपोर्ट। जो ये कोविड का टाइम चला है और कोविड के टाइम की वजह से हमारे मेंटली रूप से हम कितने ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस तरीके से है, इन्हीं सारे चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जब ये कोविड की कंडीशन आई थी तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह के रिपोर्ट्स तैयार करवाए थे ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में देश में क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी टाइप्स के बनाए जाते हैं। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे टाइप्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें उदाहरण के रूप में लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो रिपोर्ट है ये 20 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग दिया गया है कि महामारी ने लोगों पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला, मतलब मेंटली रूप से जो प्रभाव डाला है, उसने ये बताया कि लोग कितने ज़्यादा नाजुक हो चुके, लोग अब ज़्यादा कितने मतलब कि एक डर सा हो जाता है कि जैसे कि आपको पता होगा कोविड टाइम में कितनी बुरी स्थिति हो गई थी देश में। तो वहाँ पर क्या हो गया था, अगर थोड़ा सा भी सिम्टम लगे तो लोग घबरा जाते थे। उनको लगता था कि कहीं हम भी ना ऐसा हो जाए या हमारे फैमिली को भी इससे नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोग थोड़े से नाजुक हो गए। ऐसे में सारी दुनिया में जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं होंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर देश भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखना होता है कि उसका जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ना चला जाए, मतलब कि हर तरह से बुरी स्थिति में ना चला जाए। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्वास्थ्य है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हो गई थी। काफ़ी सारे जो ज़रूरतें हैं, सहायता है, हेल्प है, इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। जो कोविड मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ये मानसिक दुरुस्ती हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक देखभाल। तो इन सभी में जो विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन है, जब जिसको हम WHO बोलते हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि महामारी ने दुनिया के 90% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किया। कि हमारा जो मेंटली है वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। वहीं देखें तो 60% देशों में ये भी देखा गया है कि नाजुक वर्ग के लोगों, जिसमें बच्चे हो गए, किशोर हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिलाओं हो गए, का इनका समावेश है। कि मतलब ये सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात सुविधाओं की जरूरत होती है। उनके लिए उपलब्ध जो मानसिक सुविधाएं, जो सेवाएं हैं, इन सभी से बाधित हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम अनुमान को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एनालाइज किया गया था, थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया गया था। जो लांसेट के अनुमान जो है 2020 के अनुसार इन्होंने बताया था कि महामारी के जो वैश्विक स्वास्थ्य पर बड़े प्रभाव की जो वजह है, उससे अवसाद संबंधित संबंधों में 28% की वृद्धि हुई है। जबकि चिंता को लेकर होने वाली परेशानियों में 26% जो इजाफा हुआ है। यह अनुमान भी बताया गया कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसमें जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च है वो 2030 तक कम से कम 6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा। कि हमारा जो कोविड का टाइम जो एक चला था पूरे वर्ल्ड में, जो देश इसके चपेट में आए थे, तो यहाँ पर इन्होंने एक अनुमान लगाया कि 2030 तक इस पे जो खर्चा है, मतलब सभी देशों का मिला के, वो कम से कम 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देश का नुकसान हुआ है, पर्सनली भी हुआ है, देश का भी हुआ है, मतलब हर एक तरीके से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो इतना ज़्यादा जो अनुमान लगाया कि इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। यहाँ पर जो अवसाद और चिंता के लिए जो साक्ष्य आधारित देखभाल में निवेश किया गया था, तो प्रत्येक डॉलर बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता में कम से कम 5 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न देता है। इसके अलावा भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य हो गए, दीर्घकालीन हमारा जो लॉन्ग टाइम के लिए जो एक विकास लक्ष्य है, इसमें विशेष रूप से 3 अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे अंग हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को मानव अधिकार तथा आर्थिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कि हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा अपने मानव अधिकार और आर्थिक दृष्टिकोण पे थोड़ा सा उसको प्राथमिकता देना है, उसको ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना है। व्यापक प्रभाव देखें तो महामारी की वजह से काफ़ी सारा भय हो गया था, अलगाव हो गया था, जीवन आय में भी काफ़ी सारी हानि हो गई थी। इसकी वजह से जो मेंटली है, मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिले हैं, काफ़ी सारी बुरी कंडीशन आ गई थी। तो यहाँ पर जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है वो सेवाओं की मांग में प्रमुखता से उठने लगी है। कि लोग क्या चाहते हैं, उनको स्वास्थ्य को लोग को उनकी जो एक मांग है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती। क्योंकि जो महामारी है इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो सामाजिक अलगाव और आर्थिक
संकटों के कारण जो हमारा मेंटली है इस पे मतलब मानसिक स्वास्थ्य की पीड़ा बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम थोड़े से नाजुक हो जाते हैं, जहाँ पर हमें हर चीज़ का भय हो जाता है, चाहे वो हमारा संक्रमण का भय हो, मृत्यु का हो, परिजनों को खोने का डर हो, नौकरी गंवाने का। तो ये सारे जो पॉइंट है मतलब इन सभी का हमें खतरा हो जाता है अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसके वजह से हमारी जो लाइफ है वो एक बुरी स्थिति में फंस सकती है। तो इसके साथ ही जिन लोगों ने भी पहले से ही मानसिक बीमारी है अथवा जो मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से उनका मानसिक विकार ने जकड़ लिया है, उनको कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता होगा कोविड टाइम पे ऐसे तो सभी को डर था, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन थे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बताया था। जैसे कि उस टाइम पे डॉक्टरों ने ये बताया था कि वहाँ पे छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, या जो लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा बताया गया था। तो यहाँ पे दे रखा है ना, मादक पदार्थों का जो सेवन करते थे उनको सबसे ज़्यादा इसमें जकड़ लेने की डर हो गया था। मतलब कुछ डॉक्टर्स ने बताया था कि किन किन लोगों को जल्दी ये पकड़ सकता है, मतलब जल्दी उनको लग सकते हैं इनके सिम्टम्स। बाकी डर तो सभी के लिए था, बट कुछ ऐसे थे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया था। इसके कारण लोगों पर थोड़ा सा विपरीत मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। उनको लगता है कि दुर्भाग्यवश मध्यम से न्यूनतम आय वाले देशों में मानसिक बीमारियों से जूझने वाले 75% से 80% नागरिकों को आवश्यक सहायता कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो कि मतलब कि ऐसा नहीं हो पाता है कि हर एक पर्सन को, उसके देश में जितने भी आदमी हैं सभी को 1 बाय 1 फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कोविड टाइम पे जब स्टार्टिंग में आया था तब तो हर एक के लिए मतलब कि अलग से जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको फैसिलिटी दे रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया था तो बाद में जाके गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जिनको थोड़े बहुत सिम्टम वो घर में ही रखे, घर में उनको अलग से रूम दे, अलग से उनको फैसिलिटी दे, खाने पीने का ध्यान रखे, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया था। हॉस्पिटल में ही सबको रखना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो इन्हीं चीज़ों को बताया गया है कि मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था कि हर एक पर्सन को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश, कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सेवा में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के जो अध्यक्ष हैं इंग्रिड डैनियल्स, इन्होंने 2020 में कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बोझ है। ऐसे में अगर कोविड-19 महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य में ज़रूरत पड़ती है तो असाधारण वृद्धि, इसके प्रभाव से काफ़ी सारे देश हैं जिनके पास में पैसे की तंगी आ सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है, इन सभी का सामना उनको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कोविड-19 ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं को गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है। अतः ये वैश्विक नेताओं को चाहिए कि वे इनकी ज़रूरत को प्राथमिकता बनाकर सुनिश्चित करें कि गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सहयोग प्रत्येक के लिए हर जगह आसानी से उपलब्ध करवाया जाए, कि जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि पहले ही संसाधनों को लेके, पैसे को लेके, रुपए को लेके काफ़ी ज़्यादा देश में, हर एक देश में कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल है मतलब पॉलिटिकल जो जितने भी इसमें नेता जुड़े हुए हैं तो उन सभी से एक तरीके से गुजारिश की गई कि उनको जितना हो सके प्राथमिकता दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके। 80 वर्षों में जो चिंता अवसाद है या आत्महत्या को संबंधित करने वाले स्कूल आधारित हस्तक्षेपों में निवेश किए गए प्रत्येक एक अमेरिकी डॉलर ने एक अच्छा रिटर्न दिया। ये बताया, यहाँ पे ये बता रहे कि कहाँ पर कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था या कहाँ पर ज़्यादा किया गया था, कहाँ पे कम किया गया था। क्योंकि देखो दुनिया भर में जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस पर महामारी की चोट होने से पहले, मतलब जब कोविड-19 नहीं आया था उससे पहले की बात है, तो वहाँ पर कम खर्च किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल बुरी स्थिति नहीं थी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे देश थे जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट की कम से कम 2% से भी कम की राशि जो है मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करते थे। मतलब कोविड-19 से पहले की बात बता रहे कि वहाँ पर जो 2% है उससे भी कम ज़्यादा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किए जाते थे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इतने कम राशि को जो वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता तो इससे अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, क्योंकि इतने कम अमाउंट को अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो फुलफिल नहीं कर पाते सारे रिक्वायरमेंट को, सारे नीड्स को। तो यहाँ पर दुनिया के कुछ गरीब देशों में तो सरकार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का उपचार करने पर एक अमेरिकन डॉलर से भी कम पैसा जो है खर्च करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मानसिक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च के मुकाबले जो नकारात्मक लाभदायक परिणाम या निष्क्रियता की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे अगर मान लो कोई बीमारी है या कोई हॉस्पिटल है उस पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है।
तो ये जो कोविड-19 है, इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्च किया जाता था। मतलब उनको कुछ गरीब देश हैं जो कि कर ही नहीं पाते थे, और जिनके पास सही अमाउंट में रुपए था, सही उनके जो देश की कंडीशन है अर्थव्यवस्था की, वो भी अगर सही है, तब भी वहाँ पे कम परसेंट को ही मानसिक स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता था। लेकिन जैसे ही ये स्थिति आई, महामारी की स्थिति, तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चों को इम्प्लीमेंट करना पड़ गया और लगाना पड़ गया पैसे को। अब हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति कि इस टाइम पे भारत की क्या कंडीशन थी। अभी स्पेशली हमारे देश के बारे में, इससे पहले जो था वो पूरे वर्ल्ड के बारे में ही था, सभी देशों के बारे में था। अब हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। अब यहाँ पे बात तो करेंगे भारत की, लेकिन देखो जितने भी विकासशील देश है, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो विकासशील देश है, तो वहाँ पर जो महिला की सशक्तिकरण की कमी पाई जाती है, निर्णय लेने में क्षमता से इनकार हो गया, घरेलू हिंसा के बीच में जो एक मेंटली है वो स्वास्थ्य नहीं रह पाती है जितना होना चाहिए, इस स्थितियों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो महिलाओं की जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसकी स्थितियों की व्यापकता में दशकों में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया है। कोविड के महामारी से जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जो आवश्यकता है, इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो महामारी के बीच में जो चिंताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 महामारी से अनेक कारणों की वजह से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। तो प्रभावित तो सारे हुए, लेकिन जो मध्यम आय वाले देश है या उससे भी कम लो लेवल के हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं था, इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था कि वो इजीली सारे प्रॉब्लम को फेस कर पाए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मध्यम आय वाले जो देश थे, उनको और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। जो भी इनके वजह थे, कारण थे, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों हैं, इनके व्यापकों में दर्शकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कोविड-19 की महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इससे पहले अगर मान लो किसी को नॉर्मल फीवर हो गया या कुछ कोल्ड हो गया या थोड़े से कुछ अलग हो गया, तो वहाँ पर लोग इतना नहीं घबराते थे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, तो लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए, लोग ज़्यादा केयर करने लगे, लोगों को मतलब थोड़ा सा एक डर सा बैठ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जो आवश्यकता है, इसको लेके और ज़्यादा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य बजट में अगर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के बजट के लिए रखी गई राशियों में काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। इस कुछ विकासशील देशों में महामारी के प्रति सरकार की जो प्रतिक्रिया में सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों ने चिंता और अवसाद के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये तो हो गया भारत की बात। आगे बढ़ने का रास्ता कि कुछ ऐसे अंतर क्षेत्रीय समाधान की मांग करने वाले जो SDG को पूरा करने की प्रक्रिया में जो मानसिक स्वास्थ्य है, एक अलग से रोल जो अपना प्ले करती है। महामारी के बीच में WHO ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए मतलब सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया महामारी के बाद जो भी एक योजनाएं हैं, इसको देखभाल करने के लिए संसाधनों के आवंटन की सिफारिश भी की थी। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विशेष पहल स्थापित किया था, और उन्होंने बताया था सभी देशों को कि किस तरीके से तुम्हें काम को करना चाहिए, किस किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, किस तरीके से अपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, तभी आप जाके इस महामारी को कंट्रोल कर सकते हो। तो सभी देशों ने इस चीज़ को समझा, अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने कंट्रोल किया और सिचुएशन को जितना हो सका कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो गुणवत्ता हस्तक्षेप और सेवाओं को बढ़ाकर सुनिश्चित किया गया कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो खराब स्थिति का सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुंचाया जाए, कि जो भी हमारे इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर लाभ पहुंचाया जाए, ताकि सभी लोग इस चीज़ में जुड़ सकें। तो ये तो हो गया हमारा कोविड को लेके। उसके बाद में जो नेक्स्ट है क्रिप्टो जागरूकता अभियान। अब ये जो अभियान है, इसको लेके भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जताई हैं। उसकी चिंता का जो मुख्य विषय है वो है IEPF। इसका मतलब है निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन जो गेमिंग होंगे, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, जिसको हमने बोला है क्रिप्टो जागरूकता अभियान। तो ये आउटरीच कार्यक्रम है, और ये जो कार्यक्रम है वो इस अवलोकन पर आधारित है कि उद्योग में मौजूद अस्थिरता के बावजूद भी क्रिप्टो हो गया, इसमें जुआ हो गया, सट्टेबाजी, ये सारे सम्मिलित है। तो इनके प्रति जागरूकता करना, ताकि इन कार्यक्रम के को थोड़ा सा सहयोग दिया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए, बताया जाए, जिससे ये सारी जो कंडीशन है, स्थिति है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, इसको अपने देशों से एक तरीके से हटाने की कोशिश करें। संपत्ति और ऑनलाइन गेमिंग हो गया, दोनों को ही अवैध तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि गलत चीज़ों को भी प्रमोट कर देती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया कि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। ये कार्यक्रम जो है संभावित निवेशकों को कोई पहले सही निर्णय लेने के लिए खुद को पूरी तरह से शिक्षित करने में मदद करेगा, क्योंकि खुद को अगर नॉलेज रहेगा
तो वो क्या करेगा, इस चीज़ में थोड़ा सा अपना ज़्यादा योगदान दे पाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी निवेश एक जटिल और जोखिम भरा प्रयास है। क्योंकि ये जो प्रयास है, अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर अपने एफर्ट्स को लगाना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हम इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। अब IEPF की बात करते हैं, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष। ये इनका जो प्रबंधन है, मतलब इनका जो अरेंजमेंट किया जाता है, ये प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसे वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। कि आपने बार बार कोविड ये कंपनी अधिनियम को सुना ही होगा, क्योंकि ये तो हर सब्जेक्ट में ही आता है। तो कंपनी अधिनियम जो 2013 की जो धारा है, मतलब सेक्शन है 125, इसके प्रावधानों के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। प्राधिकरण को IEPF के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही साथ बताया गया था कि जो निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देने के अलावा सही दावेदारी को भी, शेयर हो गया, हमारे दावा रहित लाभांश हो गए, परिपक्व जमा हो गए, डिबेंचर हो गए आदि का भी रिफंड जो है वो प्रतिदायी करता है। तो यहाँ पर मुख्य जो ध्यान देने वाले क्षेत्र में जो प्राथमिक हो गए, द्वितीयक हो गए, पूंजी बाजार, इन सभी में म्यूचुअल फंड हो गए, काफ़ी सारे ऐसे फंड हो गए, हमारे संदिग्ध पूंजी हो गए, चिट फंड योजनाएं हो गए, इन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, ताकि इनको इंक्लूड करके जागरूक करना शामिल कर सकेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में अगर चिंताएं देखें, तो ये जो क्रिप्टो सुविधाएं हैं, ये किसी भी देश की जो मौद्रिक हो, चाहे राजकोष स्थिरता हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्थिर प्रभाव डालने वाली अनियमित मुद्रा के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अगर भारत की बात करें, तो भारत में जो क्रिप्टो एजेंसीज की अवैध प्रथाओं हो गए, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी हो गया, कि किस तरीके से इसको हर जगह पहुंचाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करना हो गया, GST हो गया, इसकी चोरी में उनकी कथित भागीदारी के रूप में जांच की जा रही है। मतलब कि इस क्रिप्टो जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रही है इस अभियान को, इसके अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ताकि इन सभी को हटाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। निवेशक शिक्षा का आशय ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जो घरेलू निवेशक है, जो हमारे हाउस होल्ड हो गए, मतलब कि जो हमारे हाउसवाइफ हो गए, इन सभी को, जो हमारे पेशेवर हो गया, वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि सारे लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। दिसंबर 2022 तक यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, 907.48 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था। 4 अभियोजन शिकायतें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर की गई थी। कि मतलब आप समझ सकते हो कि इस योजना को किस लिए लाया गया, ताकि ये जितने भी अवैध कार्य चल रहे हैं, इन सभी को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है, एग्जाम्पल तो बताया गया है, लेकिन ये रियलिटी के बेस पर है कि यहाँ पे दिसंबर 2022 में इतने रुपए भी जब्त किए गए थे और 4 लोगों को भी पकड़े गए थे। क्योंकि ये जो इन्होंने कुछ ना कुछ कानून का उल्लंघन कर दिया, जिसके वजह से जो एक अवैध जो स्थिति है वो देश में फैलती चली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये पकड़े गए थे। और ये तो चलो पकड़े गए, तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप है जो किस तरह के काम करते हैं अवैध तरीके से। तो यहाँ पर कुछ लोगों को तो जब्त कर लिया जाता है, बट कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक पता नहीं चल पाते। तो इन अभियान के थ्रू यही प्रयास किया जाता है कि सभी को यहाँ तक जागरूक किया जाए, ताकि जहाँ पर भी जो भी काम इस तरीके से चल रहे उन पर रोक लगाई जा सके। और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन को बताया गया, इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर लेना। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इन्होंने इस क्षेत्र में कानून बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने एक तरीके से सजेशन दिया है कि ये भी इस तरीके से जो भी अवैध कार्य चल रहे हैं, इसके संबंध में कठोर से कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। क्योंकि सरकार का भी ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कि इस तरीके से जो भी एक अवैध कार्य चल रहा है, जिसके थ्रू करेंसी जनरेट हो रही है, तो ये सारा अवैध कार्य इलीगल काम है। तो इन सभी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। उसके बाद में है आगे की रहा कि इस कार्यक्रम में, मतलब इस तरीके से जो भी कार्यक्रम चलते हैं, अन्य कार्यक्रम पर ध्यान देने के साथ ही जो क्रिप्टो क्षेत्र है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसके तहत एक कठोर रुख अपनाने के लिए ये भी कहती है कि आभासी मुद्रा जैसे कि चीज़ें भारत में जो कि वैध नहीं है,
यह पूरी तरह सच नहीं माना जाएगा। लोगों को गलती से विश्वास हो सकता है कि ये निषिद्ध है, या लोगों क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक लेन देन में संलग्न हो सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। परंतु कानूनी बैंकिंग माध्यमों का उपयोग कर अवैध लेन देन का उन्मूलन किया जा सकता है। तो ये बता रहे कि किस तरीके से अगर हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे पर्सन भी है जो कि इस चीज़ में नहीं शामिल रहते बट फिर भी इसका एक पार्ट बन जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारे जो क्रिप्टो चला हुआ है इन सभी पर रोक लगाया जाना चाहिए। तरह तरह के जो कार्यक्रम है इस पर सहयोग देना चाहिए, जिस वजह से ये सारे काम को कंट्रोल किया जाएगा और एक सही स्थिति देश में जनरेट किया जाएगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट है कूड़ा निस्तारण योजना, तो ये भी एक रिपोर्ट है। ये देखो हम वन बाय वन सारे रिपोर्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस लेसन में हमने रिपोर्ट्स के बारे में, प्रतिवेदन के बारे में ही डिस्कस किया था। तो अभी तक की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने सिर्फ बार बार रिपोर्ट्स के बारे में ही डिस्कस किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रियलिटी में मतलब एग्जाम्पल बेस समझ रहे हैं कि किस किस तरीके से रिपोर्ट्स को बनाए जा सकते हैं। तो अभी हमने 2 रिपोर्ट्स को समझ लिया। सबसे पहले हमने कोविड के बारे में समझा, उसके बाद में हमने क्रिप्टो के बारे में समझा। अब ये थर्ड दे रखा है कूड़ा निस्तारण योजना, तो ये भी एक रिपोर्ट है। करीब 15 साल बाद नगर में कूड़ा कचरा निस्तारण का काम शुरू हो गया, क्योंकि देखो देश में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी, इसके आधार पर भी रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे देश में कूड़ा हो गया, कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। तो रिपोर्ट्स के थ्रू इन सभी का अनुमान लगाया जाता है और साथ ही साथ कंट्रोल करने के उपाय भी का भी पता लगाया जाता है। इस वजह से ये सारे रिपोर्ट जो है तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बताया गया करीब 15 साल बाद जो नगर है इसमें कूड़ा कचरा निस्तारण का काम शुरू हो गया। करोड़ों की योजना को सिटी ब्लॉक के टांग गांव में शुरू किया गया था, टांड गांव में शुरू किया गया था। मतलब कि हर एक जगह पे अपना अपना जो मतलब जो भी सरकार है वहाँ पर वो उन्होंने अपने अपने जगह पे लागू करने की कोशिश की। नगर से प्रतिदिन करीब 300 टन कूड़ा निकल रहा है। कूड़ा निस्तारण की जो क्षमता है वो 700 टन है। इस संयंत्र पर जो प्लास्टिक हो गया, कूड़ा हो गया, इनको अलग किया जा रहा है। सरकार बदलते ही ठंड पर पड़ गई थी योजना कि सरकार बदलते ही, जैसे सरकार चेंज हो जाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, जितने भी ऐसी योजनाएं चलते रहती है वो एक तरीके से स्थिर हो जाती है, क्योंकि जो नई सरकार होती है वो तुरंत ही इस पर काम नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं कि अगर इस तरीके से योजना चल रही है तो इसको भी करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद करेंगे। तो क्या हो जाता है कि सरकार बदलने से जो योजनाएं हैं वो ठंडी पड़ जाती है। नगर में रोज निकलने वाले कूड़ा निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से लेके 22 तक के मध्य जिले में प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। कंपनी ने टेंडर मिलने पर काम शुरू किया गया था, एक काम का डबल टेंडर। सरकार बदलते ही ठेका को भी बदलने का काम किया गया, क्योंकि देखो कोई भी जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ऐसी है, आपको पता ही है सब कुछ। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे ही सरकार बदली वैसे ही नई सरकार क्या चाहती है कि जिस पुरानी सरकार ने जिसको ठेका दिया था हम उनके थ्रू काम नहीं करवाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमारी सरकार है तो हम एक नए ठेकेदार को यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार बदलते ही ठेका को भी बदलने का काम किया गया। एक काम को 2 ठेकेदारों को दिए जाने पर मामला कोर्ट में चला गया कि पुराना ठेकेदार भी इसमें इंक्लूड है और नए ठेकेदार को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो केस है थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया। तो ये जो मामला है वो कोर्ट में चला गया। इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट अधर में लटक गई। अब आपको पता ही है सरकारी कामकाज में अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब तो वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो ही जाएगा, बट अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो गई तो वो काम जो है बीच में ही रुक जाती है। उसको फिर से शुरू करना एक बड़ा ही झमेला वाला, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो भाजपा की सरकार है आने पर जो पालिका अध्यक्ष ने अधूरी योजना को चालू करने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि जो काम चल रहा था वो बीच में रुक गया, उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। लगातार प्रयास से जो शहर की गंदगी है वो समाप्त करने का काम शुरू हो गया है। जल्द होगा फिर से टेंडर। अब पालिका अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में जल्द ही टेंडर को कराया जाएगा, क्योंकि अगर नई सरकार आ जाए और अगर वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव है, थोड़े से ज़्यादा टेंशन में, और वो चाहते हैं कि हम अपने काम को अच्छे तरीके से करें, तो वो क्या चाहती है कि जो भी पिछले काम जो पेंडिंग में चल रहे हैं उनको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पालिका अध्यक्ष ने भी यही बताया कि आने वाले दिनों में हम टेंडर को फिर से स्टार्ट करेंगे। गाँव के साथ ही जो दूसरे जैसे कि दीवान घाट हो गए, अखाड़ा घाट हो गए, इन पर भी जितने भी कूड़ा है, जैसे करीब 88.3 टन कूड़ा जो डंप है जिसके निस्तारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके नगर में कूड़े का ढेर नजर नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसके बाद नगर में कोई भी कूड़ा का ढेर नहीं दिखाई देगा।
प्लास्टिकों को कूड़ा से अलग करके मिट्टी में दबाया जाएगा, मतलब इसका प्रयोग मिट्टी में किया जाएगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कूड़े के ढेर से निस्तारण की जो जिम्मेदारी है वो एमजे ग्रीन सेंट्रा प्राइवेट लिमिटेड को मिली है, क्योंकि जो टेंडर मिलते हैं वो भी किसी न किसी कंपनी को मिलते हैं जो कि सारी जिम्मेदारी लेते हैं काम को कंप्लीट करने का। तो टांड गांव के जो कचरा के बीच से मिट्टी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो अपने आप से ही ख़त्म नहीं होते, वो गलते नहीं हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अलग किया गया। कूड़े के ढेर से निकलने वाले जितने भी प्लास्टिक थे, कंपनियों को उनकी मांग पर दे रहे थे। अगर कंपनी इनकी डिमांड कर रहे थे कि ऐसा प्लास्टिक हमें दे दो, जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो उनको उनकी मांग पर दे रहे थे, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा था। निकलने वाली जो मिट्टी था, इसका निस्तारण गड्ढों को पाटने में खाद के रूप में किया जाएगा। यही नहीं, जो नगर पंचायत में जो कूड़े के निस्तारण की जो समस्या है, अब जल्दी उसका समाधान हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। शासन कूड़ा निस्तारण जो फैसिलिटी के लिए कम से कम, मतलब लगभग इन्होंने बताया है कि 33 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है, कि उन्होंने बताया कि उनका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो इतना इस पर लगाया जाएगा। तो इसके बाद में 33 लाख की जो जगत से शुरू हुआ प्रोजेक्ट पर काम, जो मतलब ये जो योजना चल रही थी, यहाँ पे 33 लाख की लागत से, इसकी कॉस्ट जो है वो 33 लाख से स्टार्ट हुई थी। इस योजना में जो कूड़ा निस्तारण तो होगा ही होगा, साथ ही कूड़े से खाद बनाने का भी जो प्रोजेक्ट है वो लाया जाएगा। मतलब कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये गोल नहीं है कि कूड़े को हटाना है। उनका मेन पर्पस ये भी था कि कूड़े को हटाने के साथ ही इसको हम थोड़ा सा खाद में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको भी एक प्रोजेक्ट के तौर पर लाएंगे। इससे क्या होगा, आसपास के लोगों को खाद की उपलब्धि हो जाएगी, उनको खाद मिल जाएंगे। नगर पंचायत से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं था। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी इधर उधर कूड़ा निस्तारित करते थे, जिससे नगर में प्रदूषण फैल रहा था। क्योंकि अगर हमारे आसपास में, अगर मान के चलो, आजकल तो फिर भी है, हर जगह फैसिलिटी है, बट अगर ऐसा ना हो तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने घर में तो कूड़ा रखेंगे नहीं इकट्ठा करके, उनको जहाँ पे भी सही लगेगा वो वहीं जाके फेंक आएंगे, अगर उनके पास में फैसिलिटी नहीं है तो। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, आजकल घर में ही, मतलब घर के पास में ही आ जाते हैं कूड़े वाले, जिसको इसलिए हम वहाँ पे फेंक आते हैं। तो ये इनसे पहले की बात बता रहे थे, जहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा था तो वो इधर उधर ही कूड़ा को फेंक दे रहे थे, जिससे प्रदूषण जो है, पोल्यूशन है, वो फैल रही थी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कूड़ा निस्तारण के लिए शासन में काफ़ी ज़्यादा पहले धनराशि की मांग भी की थी। उन्होंने बताया था कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। तो इस योजना के लिए जो समीपवर्ती गांव में जमीन भी तहसील प्रशासन द्वारा काफ़ी दिन तक पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी, कि जहां पे भी जिस भी ज़मीन की हेल्प पड़ेगी, यहाँ पर इसको भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया था। इन्हीं ज़मीनों पर शुरू होगा काम। देखो, ये रिपोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि 1 बाय 1 किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को तैयार करेंगे, या जिस भी टॉपिक पे रिपोर्ट चल रहा है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये एक रियलिटी बेस बता रहा है कि रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से 1 बाय 1 सारे आगे के कामों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया इन्हीं ज़मीनों पर शुरू होगा काम। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि शासन ने कूड़े के निस्तारण के लिए 33 लाख रुपए को यहाँ पे स्वीकृत किया था, मंजूरी दी थी, जिसकी प्रथम किस्त जो शीघ्र ही अवमुक्त हो जाएगी, मतलब उसकी जो फर्स्ट किस्त है वो जल्द ही मिल जाएगी, जिससे गांव में कूड़ा निस्तारण सुविधा का जो प्रोजेक्ट है वो जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी। संबंधित अधिकारी ने, मतलब इससे जो रिलीवेंट अधिकारी थे, उन्होंने ये भी बताया कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से लंबित था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा था। शासन द्वारा अब स्वीकृति मिल चुकी है, शीघ्र ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तहसील द्वारा उपलब्ध कराई गई जो जमीन है उस पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा था, जिसे बुधवार को तहसीलदार ने हटवा दिया। कि कुछ जमीन ऐसे भी होते जो कि होते तो गवर्नमेंट है, बट काफ़ी सारे लोग उस पर अपना हक जताने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि जिन्होंने भी अपना अवैध कब्जा बताया था, उन सभी को तहसीलदार ने जो तहसीलदार है उन्होंने हटा दिया। बुधवार से चिन्हित जमीन पर कूड़े का निस्तारण काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बारे में सजेशन दिया गया है, सुझाव दिया गया है, कूड़े का जो प्रबंधन है वो कारगर तरीके से हो, इसके लिए विदेशी कंपनियों से सहायता भी ली जाएगी कि काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, प्रॉपर तरीके से करना है। भविष्य में कूड़े की वृद्धि को देखते हुए नए लैंडफिल साइट के लिए पहले से ही जगह चिन्हित किया जाएगा, कि इन फ्यूचर के लिए भी पहले से ही थोड़ी सी सुविधा को पहले से ही बना के रख लेंगे। लोग जहाँ तहाँ कूड़े को ना फेंके, इसके लिए विशेष रूप से जागरूकता किया जाएगा कि इतना तो हम कर ही रहे हैं कि कूड़ा को ना फैलाए, मतलब उसके सारे कूड़े को हटा दिया जाए, बट साथ साथ ही लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो वो फिर से कूड़ा फैला देंगे। तो इस वजह से लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वो जो लोग हैं जो कि इस तरीके से काम को कर सकते हैं, वो भी इस अभियान में अपना थोड़ा सा सहयोग दे पाएंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट है आधिकारिक पक्ष। अब जो आधिकारिक पक्ष थे उनका क्या मत था नगर निगम कूड़ा निस्तारण की योजना पर लगातार काम चल रहा है। कॉलोनियों में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेजी जा रही है। आजकल तो हर जगह गाड़ियां आती है कूड़ा निस्तारण के लिए। जो भी इनका जो एक इलाका है बवाना इलाके में नई लैंडफिल साइट का निर्माण कार्य प्रगति पे है। ये दिल्ली की बात बता रहे हैं। यहाँ कूड़े का रिसाइकल किया जा रहा है जिससे जैविक खाद तैयार करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना पर भी काम चल रहा है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तरीके से है। वो कूड़े से खाद भी बनाना चाहते हैं। वो कूड़े से चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि बिजली भी वहाँ पे ये मतलब कि जनरेट कर सके। इसके लिए चीन की एक कंपनी से करार भी हो चुका है। मतलब इसके लिए चीन की जो एक कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है कि किस तरीके से इसको हमें कूड़े से एक बिजली तैयार करने की योजना पर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आधिकारिक पक्ष था। इसके बाद में ये जो लेसन है यहाँ पे जाके कंप्लीट हो चुका है, निष्कर्ष आ चुका है। मतलब कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ा है उसको लास्ट में निष्कर्ष के रूप में बताया गया है कि जो औपचारिक लेखन है प्रतिवेदन लेखन का अपना एक रूप और महत्व होता है। सभी जो रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं उनके अपने अपने इम्पोर्टेंस होते हैं, अपने अपने रूप्स होते हैं। जिस भी व्यक्तियों को इस विषय से संबंध तो होता है परंतु उनके संबंध में पूर्ण तथ्यों का ज्ञान न हो तो यहाँ पर इसे पर्याप्त आवश्यक सामग्री को उपलब्ध करा दी जाए। तो प्रतिवेदन के कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं, कोई घटना हो सकते हैं, कोई समारोह उत्सव हो सकते हैं, सभा जुलूस हो सकते हैं, बैठक हो सकते हैं। काफ़ी इस तरीके से है जो कि इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिवेदन के अनेक सारे विषय हो सकते हैं, काफ़ी सारे इनके रिपोर्ट्स तैयार करने के टॉपिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिवेदन है रिपोर्ट्स है तैयार करने का कार्य किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या समिति को सौंपा जाता है। कि अगर छोटा मोटा रिपोर्ट हो जो लगता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा हो जाएगा तो वहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाता है। बट कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर किसी एक व्यक्ति से पूरे काम को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वहाँ पर सरकारी संस्थाएं होंगे वो काफ़ी सारे व्यक्तियों या समिति को काम को सौंप देते हैं। जो प्रतिवेदन के लिए अथक शोध और सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी रिपोर्ट्स ऐसे नहीं होते जिसको सिंपली हम तैयार कर दें। कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें पूरा सर्वेक्षण करना होता है, रिसर्च करना होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि रिपोर्ट्स का जो नेचर है वो जिस भी टाइप्स का है उसके काम को उसी के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाके जो आपका लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, मतलब ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जाके आपको फीडबैक ज़रूर से देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना क्योंकि चैनल पे काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में इस आज की क्लास जो है इसको लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर से करना, शेयर भी ज़रूर से कर देना और सजेशन देना ना भूलें। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो उसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अपने नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।